इनके लोग हमारे से राब्ते में हैं, हमारी टिकट लेना चाहते हैं। बाकी जिसको और हमारी पार्टी के अंदर हमें कोई परेशानी का सामना नहीं है कि लोग जिन्होंने जाना है शौक से जाएं, खुद इंडिपेंडेंट लड़ना है शौक से लड़ें। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स लेने वालों की लंबी लाइन है। वो इदारे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना है उनके जेरे असर चले जाएंगे, जो मुल्जिम और मुजरिम होंगे और वकील होंगे वो नए लॉज बदल देंगे। तो मुझे बताएं कि फिर कैसे अदालतें किस तरह इनको फेवर ना दे, इसलिए उन्होंने तो मजबूर है, उन्होंने देना है। आज जनवरी में थी 25.3% यानी दुगनी हो गई। अब ये अगले चंद महीने में ये 32% तक पहुंचने वाली है अफराद ज़र की शरह पाकिस्तान में। लेकिन खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है इससे आम आदमी ज्यादा मुतासिर होते हैं, वो इससे ज्यादा होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर अभी तक कोई तारीख अनाउंस नहीं की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत के हवाले से इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के हवाले से वो अदालत गई है, लेकिन साथ ही साथ आज इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मुशावरत के लिए भी ख़त लिख दिया है और वक्त मांग लिया है गवर्नर पंजाब से कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन के हवाले से यह आज साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी कुछ देर पहले खिताब में कहा कि 90 दिन में आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाना है। सवाल ये है कि 90 दिन में इंतखाबात जो करवाए जाना है उसमें लैतोलाल से क्यों काम लिया जा रहा है। कभी बहाना फंड्स का किया जा रहा है, कभी सिक्योरिटी मामलात को रिस्क करार दिया जा रहा है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन को डिले करने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून क्यों कर रही है। PDM की जमातें क्यों नहीं चाह रही हैं कि इलेक्शन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन में इस वक्त सियासी मौत होगी पाकिस्तान PDM की। लेकिन इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं, एक जानिब IMF के मामलात हैं, दूसरी तरफ महंगाई की सूरत हाल है, तो क्या वाकई PDM के लिए KPK और पंजाब जैसी बड़ी असम्बलियों में अगर नताइज मुख्तलिफ होते हैं तो फिर मरकज़ की सूरत हाल क्या होगी। इस वक्त खासा मामला पेचीदा हो गया है क्योंकि अदालत ने बाकायदा तौर पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करने के लिए कह दिया है। आज ही प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने फिर से ये बात की है कि अभी तक इमरान खान जो हैं वो लाडले हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया आज भी उन्हें खुली छूट दे रही है। मरीम नवाज साहिबा का यह बयान क्या अदलिया पर अदम एतमाद का मामला है या अदलिया पर इल्ज़ाम का मामला है, इसको भी कानूनी और आइनी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि अदलिया के हवाले से इस किस्म का बयान क्यों मरीम नवाज साहिबा दे रही हैं। वही मरीम नवाज साहिबा जो खुद इस वक्त तक भी ज़मानत पर हैं और उनके खिलाफ खुद केस है। उनके वालिद साहब जो अदालत में बाकायदा तौर पर इलाज के लिए कहकर गए थे, लेकिन साल गुजरने के बावजूद वो वापस नहीं आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून में बेशुमार लोग जो हैं वो इस वक्त ज़मानतों पर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हवाले से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। तो फिर इमरान खान पर क्यों, क्या उनकी कोई गिरफ्तारी अमल में है? ऐसा कोई केस भी नहीं है इमरान खान पर कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। सिर्फ इमरान खान को अदालतों में पेश होना है अपने केस के हवाले से। फिर मरीम नवाज साहिबा ऐसा बयान क्यों दे रही हैं? क्या कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है? क्या कोई मामला और हो रहा है? इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। खान साहब आज भी कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज ख़त लिखा है गवर्नर से मुशावरत के हवाले से। वो कह रहे हैं कि मुशावरत करनी है और फिर उसके बाद डेट देनी है। लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, PDM, हुकूमत, इदारे इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे अदालत के हुक्म के बावजूद भी। रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। देखें, सबसे पहले बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बाद भी इलेक्शन कमीशन काफी स्लो मोशन का किरदार अदा कर रहे हैं और कोर्ट ऑर्डर्स पे और आईन पाकिस्तान की पासदारी के लिए आइन के अंदर जो अहकामात हैं उनके अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से बहुत ही स्लो मतलब अभी तक उनका इजलास बुलाया जा रहा है और गैर आइनी इकदाम उठाने हों और कोई FIR का इंदराज करना हो, नोटिस जारी करना हो, उसमें माशाल्लाह से ये इनकी जो स्पीड्स हैं बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। तो कौम देख रही है ये तमाशे, कौम देख रही है ये सारे लेतो लाल से जिस तरह से काम लिया जा रहा है।
जिनका काम है, जिस इलेक्शन कमीशन का काम किया है इलेक्शन प्रोसेस कराना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो, और ये काम ना करने के अलावा बाकी सारे काम इलेक्शन कमीशन सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, वो इदारे जिन्होंने पैसा फराहम करना है, वो लोग फराहम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मुल्क में हालात खासे ख़राब हैं, तो इसमें इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। देखिए, कोई इदारा आईने पाकिस्तान के अंदर, अब तो मैं ऑल्दो लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, आपने मेरा ख्याल है आई डोंट नो लॉ पढ़ा है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर 20 हज़ारों प्रोग्राम इतने हो चुके हैं कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी तशरीह कर करके थक गए हैं कि कोई इदारा मजाज नहीं है। इवन इन स्टेट ऑफ वॉर, जंग के हालात में भी इदारा ये कह ही नहीं सकता कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, फाइनेंस ये नहीं कह सकता कि वो पैसे फराहम नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, इसकी आयन में कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ा जो सदी का कहते हैं ना क़यामत खेज जो अभी हालात फेस कर रहा है टर्की, लेकिन उन्होंने भी तैयब उर्दगान ने ये अनाउंस किया है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जो उनका वक्त मुकर्रर है। ये है बाकी ममालिक के अंदर आयन और कानून की पासदारी, आयन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर जमहूरियत है तो इलेक्शन होना है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि जिस तरह से इसको डिले का शिकार किया जा रहा है। स्पेशली हम तो इस चीज के ऊपर भी हैरान है कि कोर्ट के ऑर्डर भी आना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आयन के अंदर तो इसकी खुली एंड ओपन तरीके से तशरीह मौजूद है कि इलेक्शन अपने वक्त यानी कि 90 डेज से 1 घंटा बिल्कुल उस पे। एक और बात जी, अच्छा, मेरा सवाल भी ले लिया। आपकी इलेक्शन की तैयारी है जमाती तौर पर, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली के या फिर ये दोनों सूबाई असम्बलियों के? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बहुत से आपके लोगों को भी जिधर से वो आए थे उधर से उड़ाने की और इधर उधर फेरने की कोशिशें भी भरपूर की जा रही हैं, ना कि आपकी सीटें पूरी ना हो, लोग खड़े ना हो पाए आखिर दम तक, तो आपके लिए किसी न किसी तरह रास्ता रोका जाए। जी मुदस्सर साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इलेक्शन ने आईनी तरीक़ेकार से जो उसकी डेट और टाइम का तयन उस हिसाब से होना है, भले किसी सियासी जमात की तैयारी हो या ना हो। जैसे एग्जाम्स की जब डेट शीट आ जाती है और उसके ऊपर अगर मैंने पेपर की तैयारी नहीं की तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि एग्जाम्स को आगे जो है ना इल्तवा का शिकार किया जाए, पॉसिबल नहीं है ना। अब जहां तक रहेगी बात, मैं इनको भी कह रही हूँ तैयारी हमारी तो पूरी है। फर्ज करें हमारी तैयारी ना भी हो तो क्या ये एक्सक्यूज काफी है कि तैयारी नहीं है तो इलेक्शन नहीं होगा? ऐसे होता नहीं है, ना होना चाहिए। बाकी बहरहाल जहां तक रहेगी बात, इनके लोग हमारे से राब्ते में हैं, अच्छा, हमारी टिकट लेना चाहते हैं। बाकी जिसको, और हमारी पार्टी के अंदर हमें कोई परेशानी का सामना नहीं है कि लोग जिन्होंने जाना है शौक से जाएं, खुद इंडिपेंडेंट लड़ना है शौक से लड़ें। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स लेने वालों की लंबी लाइन है। हमारे लिए तो आप नून लीग को भी टिकटें दे रहे हैं आप फिर नून लीग को भी टिकटें दे रहे हैं, वो तो फिर अपनी जमात छोड़ के लोटा होके नहीं आएंगे। आपके तो अपने बड़े दरीना कारकुन, कुर्बानियां जब से पिछले 1-1.5 साल से जो लोग दे रहे हैं, तो क्या फिर नून लीग वाले आ जाएंगे आपके? नहीं मुदस्सर साहब, मैंने ये कहा है कि लोग ख्वाहिशमंद हैं। जी जी। और हमने मेरिट के ऊपर फैसले करने हैं। जाहिर है हमारे अपने लोगों का पहला हक है, अव्वलीन तरजीह हमारी वो है। और हमारे तो लीडर खान साहब की जब लोग राब्ते कर रहे थे, जब हमें लोगों के नंबर की जरूरत थी, उस पर भी खान साहब का स्टांस ये था कि हमने किसी को भी झूठा वादा लारा लगा के नहीं लेके आना। जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं हम उन्हीं को करेंगे, और हमारी प्रेफरेंस हमारे अपने लोग हैं। यही वजह है कि खाली एक आध इंडिपेंडेंट जैसे बिलाल वड़ाइच को हमने उसने शमूलियत की थी, वो चूंकि ऑलरेडी आजाद थे। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो समझने वाली बात है, इस दफा हमारी पार्टी के अंदर टिकट्स इंशाल्लाह, चूंकि चेयरमैन साहब एक सीट के ऊपर खुद फीडबैक ले रहे हैं, मल्टीपल वे से फीडबैक ले रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक ले रहे हैं, एक कैंडिडेट का इंटरव्यू खुद करेंगे। 80% सीट तकरीबन खान साहब के जेल में डिसाइड हो चुकी है। अब ये देखना है कि फिर आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन अनाउंस तो करे कि डेट क्या है। सब पूरी कौम उस मुंतज़िर भी है। बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। और एक और बड़ा अहम मामला है जो अदालत के हवाले से किया गया है कि अदालत जो है वो ढील दे रही है, इसको कानूनी तौर पर कैसे देखेंगे? शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और तालिब इल्म वकील भी हैं लॉ के भी। तो मैं पहले शुएब साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, उन्होंने कहा कि ढील दी जा रही है, अदालतों की जानिब से भी खुली छूट दे रखी है, तो ये जो बयान है ये किस तरह से आपने कहा कि अदालतों के हवाले से ये बयान है? सर ये तो सियासी से एक बयान है, तो इसको सिर्फ सियासी बयान के हद तक नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं ये बड़ी ज्यादती है कि कोई अदालतों से रिलीफ लेके अदालतों के बेनिफिशरी होके, ये पिछले 6 महीने के आप फैसले देख लें, ये मरियम नवाज साहबा को बरी हुई, आप शहबाज शरीफ साहब बरी हुए, हमजा शहबाज हुए, सलमान शहबाज को ये बेनिफिट मिला, हालांकि इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी। इस सब कुछ के होते हुए उन्होंने जिस अंदाज में अदलिया के ऊपर तनकीद की है और अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए इनको, और अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो इनके खिलाफ एक तौहीन अदालत का मुकदमा होना चाहिए और अदालतों को इस पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं। और अगर इनको ना रोका गया तो ये इस करप्ट सिस्टम का पहले ही ये बेनिफिशरी हैं ये शरीफ खानदान। देखिए जिस एवन फील्ड अपार्टमेंट में ये रह रही हैं, इनसे पूछा जाए, कल तो ये कहते थे कि हम मालिक हैं, इनके सगे भाई हुसैन नवाज ने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और उसकी ओनर जो हैं वो मरियम नवाज साहबा हैं। मैं ये नहीं कहता कौन उनकी ओनर है, आखिर पिछले 30 साल से ये और इनका ख़ानदान रह रहा है, जिसमें उनका बाप, उनके भाई और ये खुद रह रही हैं, ये अभी भी गई थी वहीं रही हैं। अब पूछा जाए कि आखिर किस कैपेसिटी में वहाँ रह रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है, जिसके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई जो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रसीदें आपने देनी है, आपने बताना है कि आपके पास ये कहाँ से आया। लेकिन ये बहरहाल उसमें बरी हुई। और इसी तरह जो कि क्लियर कट एविडेंस थी अगेंस्ट हमजा शहबाज और अगेंस्ट शहबाज शरीफ, उसके बावजूद उनको ये एक बेनिफिट मिला और वो वहाँ से FIA के चूँकि प्रोसिक्यूटर्स ने और FIA के इन्वेस्टिगेटिंग शुएब साहब फिर कानून के अंदर से ही उनको रास्ता मिला है ना सर? शुएब साहब कानून के अंदर से रास्ता मिला, कानून के अंदर से वो निकल गए, वो चाहे प्रोसिक्यूशन के मामलात पे निकले, चाहे वो उसके बाद अदालतों से बरी होकर निकले, तो सर रास्ता तो वहीं से है ना फिर। देखिए कानून जो है, जब आप कानून से मुताल्लिका एजेंसीज उनके कंट्रोल में हो जाएंगी, इस करप्ट निज़ाम से वो बेनिफिशरी हो जाएंगी, और जब वो इदारे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना है उनके ज़ेरे असर चले जाएंगे, जो मुल्जिम और मुजरिम होंगे और जो उनके वकील होंगे वो नए लॉज को बदल देंगे, तो मुझे बताएं कि फिर कैसे अदालतें किस तरह इनको फेवर ना दे। इसलिए उन्होंने तो मजबूर है, उन्होंने देना है। तो कानून के अंदर से रास्ता बनाया गया है, बनता नहीं था, इसलिए कि ये तो बेनिफिशरीज हैं इस करप्ट सिस्टम के और उनके ऊपर फेवर्स है एक लिहाज से ऑनरेबल कोर्ट्स की। लेकिन जब कोई अदालतें आईन और कानून के ताबे रह के कोई फैसला जात करती हैं, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन वाला फैसला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 105 और 224 कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो जजेस फैसले करते हैं उनके खिलाफ ये बयानात देती हैं, इसलिए कि वो उनसे एग्रीव्ड है, ये नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। ये तो शुएब साहब आप कानूनी बात कर रहे हैं और आईनी बात कर रहे हैं कि होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन मैं मोहम्मद उसामा गाजी सियासी हवालों से वो एक बयानिया तो बनाना है ना कि वो बाजवा साहब हो सकते हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस हो सकते हैं, कोई और लोग हो सकते हैं, तो उसी बयानिए को लेकर उन्होंने बनाना है। तो सर ये वो कह रहे हैं कि सियासी एक बयानात और बयानिए हैं, तो इन बयानिए और इन चीज़ों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून चला लेगी, चाहे वो अदालतों के हवाले से हो चाहे इदारों के हवाले से हो। तो सर अब जो इस वक्त आवाम है ना, उनका फोकस उनको क्या मिल रहा है, महंगाई जिस तरह से हो रही है, मेरा ख्याल है कि वो इतनी ज्यादा तकलीफ है, बेरोजगारी और माशी हालात, कि कुछ भी और असर नहीं करेगा। आप देख लीजिए इमरान खान के खिलाफ किस किस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, आप शौकत तरीन साहब का देख लें, इससे पहले कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत कुछ कर देगी, मरीम साहब है ये कर देगी वो कर देगी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अब कोई और बात नहीं होगी, कोई और बयानियां नहीं है, सिर्फ महंगाई बयानियां बारे में होगी। जी बिल्कुल, अगर तो इसमें कोई कमी कर सकते हैं, कोई रिलीफ दे सकते हैं, तो फिर तो कुछ बात बन सकती है PTM की। लेकिन मेरी दानिश में, मेरी नाकिस राय में इसके अलावा मुदस्सिर कुछ नहीं। बहुत ज्यादा मैं लीवरेज लूं तो 1% कोई और बात काउंट कर सकती है, 1%। हत्ता कि यहाँ जो ग्रांटिज्म है, कोई गठजोड़ पार्टी है, कोई आजाद उम्मीदवार होना, कुछ भी अब इस दफा कुछ और नहीं चलेगा।
शायद मैं 1% की, वो भी आपको ज्यादा कह रहा हूँ, 99% सारा कुछ जो भी कैंपेन है, लोगों का वोट का डालना, ये सब। और तो उसामा गाजी साहब, तो ऐसे मरहले में ये पीटीएम इलेक्शन होने देगी? मतलब किस तरह से मुमकिन है कि इतनी महंगाई, इतनी सूरत हाल बुरी और वो इलेक्शन में चली जाए? खुदकुशी नहीं है? बिल्कुल, और इसलिए वो अंग्रेजी में कहते हैं ओवर माय डेड बॉडी। तो ये वाली बात है उनका, जो मर्जी कर लें, जिस तरह भी है। अभी मुसरत चीमा साहिबा आइन की बात कर रही थी, मसला है आइन और कानून तो कहीं है ही नहीं ना यहाँ किसी भी तरह से। और जबरदस्ती, धमकी, जितना आपका जोर चल जाए, जिस तरह भी आप कर ले, पकड़ धक्कड़। अब देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है जी, 3 रुकनी कमेटी बनाकर जी गवर्नर के पास भेजेगा, गवर्नर कहेगा जी मैं तो नहीं कर रहा। तो जितना ये हो सकेगा करेंगे, और उसके बाद ये कहेंगे देखिए जी अदालतें हमारे खिलाफ फैसले दे रही हैं, हमें तो चलने नहीं दिया जा रहा फला। ये किसी सूरत इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। इस वक्त कुछ भी कर लें, इनसे जबरदस्ती किसी ने करवा दी, ये आखिरी हद तक जाएंगे, अदालतों को, इदारों को किसी भी सूरत में मजबूर करेंगे जी इलेक्शन किसी तरह ना हो, क्योंकि उनको डर आ रहा है। मैंने आपसे ये तो अर्ज किया कि इस वक्त जो महंगाई है उनको नहीं पता कि किस कदर महंगाई है, क्या होगा, इनको तो कोई तंजीम साजी नहीं हो पा रही। लिहाजा इन्होंने हर पूरा जोर लगाना है कि इलेक्शन में किसी सूरत हम ना जाए। बिल्कुल, ये सूरत हाल अब देखते हैं कि किस जानिब बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब, सर आपका यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त IMF की तरफ पाकिस्तानी हुकूमत देख रही है और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने तो बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मिनी बजट आएगा और फिर वो तवक्को की जा रही है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाएगा। लेकिन गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें वो बढ़ाई जा रही हैं और अगली तवक्को ये की जा रही है कि क्योंकि लेवी में इजाफा किया जाएगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी अगले माह तक बढ़ा दी जाएंगी। ये सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी? IMF के मामलात और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस के हवाले से सूरत हाल किधर जाएंगी, हम बात करेंगे। हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। सर, IMF की तरफ देख रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो वो चाह रहे थे वो हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का क्या होगा सर? इस तरह तो अभी सूरत हाल ख़राब है, कीमतें चंद दिन बाद बढ़ना जब शुरू हो जाएंगी उस फॉर्मूले के तहत जो हुकूमत चाह रही है, तो क्या बनेगा इकॉनमी का? देखिए, इस तरह जो मार्च 2022 में अगर आप चले जाएं तो महंगाई की शरह थी 12.3%। जी, आज जनवरी में थी 25.3%, यानी दुगनी हो गई। अब ये अगले चंद महीने में ये 32% तक पहुंचने वाली है अफराद ज़र की शरह पाकिस्तान में। लेकिन खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, जिससे आम आदमी ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो इससे ज़्यादा होगी। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं दोबारा कहूँगा कि ये ना कहें खुदा के लिए कि ये IMF के हम कहने से हमने किया है। मैं दस्तावेजी कई शहादतें मौजूद हैं कि मौजूदा हुकूमत ने भी IMF से ये कहा कि जनाब आपकी ये बात सही है कि बजट खसारे को हमें कम करना है, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर का खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि हमारे मईशत का हिस्सा है। हम अपने शाना अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम काबीना के साइज़ को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। IMF का जवाब था ये आपका मसला है, हम तो ये चाहते हैं कि आपका बजट खसारा कंट्रोल में रहे, आपका तिजारती खसारा कंट्रोल में रहे, आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आवाम के ऊपर GST लगा देते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मार्च और अप्रैल में बढ़ा देते हैं, उसके बाद गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं, उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, GST जो 17% है उसको 18% कर देते हैं। ये जो 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, ये 4 महीने में होंगे, यानी सालाना बनता है 510 अरब रुपया। लेकिन ये भी ना भूलें कि हमने ये वायदा भी कर लिया है कि अगले माली साल में ये जो 18% की GST की शरह है ये बरकरार रहेगी। बिल्कुल, ये भी कमिटमेंट कर लिया हमने। तो पैसे तो हमें मिल जाएंगे, मगर मेरा एक और सवाल है। मेरा एक सवाल ये है कि आप पहले हमें ये बताइए कि आप अपने मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? आप शाना अखराजात और कैबिनेट का साइज़ कम करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? लेकिन एक फिगर मैं देना चाहता हूं जो आवाम को पता होना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी को मैं भत्ता कहता हूँ, भत्ता जी 180 अरब रुपए का भत्ता लिया गया था 2018 में, 180। अब ये 850 अरब का हो गया, यानी तकरीबन 375% हो गया है। ये 175 अरब से भत्ता तो बढ़ गया आपका 855 अरब। तो क्या टैक्सों की वसूली भी इतनी बड़ी है? यानी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST और पेट्रोलियम लेवी और बिजली, गैस, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के, अपनी आमदनी बढ़ा के
IMF से कहते हैं जी आपकी बात पूरी होगी, कैसे की? ये हमारा मसला है, आपका नहीं है। उनके दिल में तो दर्द नहीं है, दर्द मेरे दिल में है, आपके दिल में है, कौम के दिल में है, उनको उससे क्या ताल्लुक है? वो लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आम आदमी पर इसके असरात बराह रास्त नहीं आएंगे, कम से कम होंगे आम आदमी पर इसके असरात। नहीं, ये तो सियासी बयान है, उसको आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? फॉर गॉड सेक, वो एक सियासी बयान है। ये 32% तक जाने वाला है, मईशत की शरह नमू सुस्त होने वाली है, और उसके बाद जो है, इसके बाद आप ये देखेंगे बरामदात आपकी मुतासिर होंगी, सनतों की पैदावारी लागत जब बढ़ेगी तो उसका बोझ भी अवाम पर ही जाएगा, बरामदात भी मुतासिर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बरामदात जो आप कर रहे हैं इसी हवाले से कि अब वो जो सब्सिडी दी जा रही थी एक्सपोर्ट सेक्टर में वो भी बंद हो रही है, किसानों को जो सब्सिडी की दी जा रही थी वो भी बंद हो रही है, तो फिर तो एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। एज कम्पेयर टू बांग्लादेश हम अगर बात करें तो फिर तो हमें कोई ऑर्डर भी नहीं देगा सर कि एक्सपोर्ट के हवाले से। टेक्सटाइल की बात कर लें तो नहीं, आप अच्छे मुल्कों से मुकाबला मत करें। बांग्लादेश से आप मुकाबला कर रहे हैं, उनके रिजर्व आप देख लें, उनकी बरामदात देख लें, उनकी फीकस आमदनी देख लें। देखिए बांग्लादेश जो है, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, उनकी आबादी हमसे बहुत कम है, लेकिन उनका GDP का हजम भी हमसे ज़्यादा है, उनके रिजर्व भी हमसे ज़्यादा हैं, उनका बरामदात हमसे ज़्यादा है, उनकी फीकस आमदनी भी हमसे ज़्यादा है, उनका तालीम और GDP का बजट भी हमसे ज़्यादा है। हम तो अपनी बात करें कि हम इन्होंने डार साहब ने जिस वक्त उनको सब्सिडी दी थी 110 अरब की बिजली के नरखों में, वो उस वक्त दी थी जब IMF के मुआहदे के वो खिलाफ था। IMF का मुआहदा उन्होंने तोड़ा था। IMF ने तो ये कहा भाई आपने एक साथ मामला तय किए हुए थे, आपकी हुकूमत पाकिस्तान। तो सर अब जो खत्म हो रही है उसके हालात भी और असरात भी बहुत जो है वो भयानक होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में सबको इंतज़ार हो रहा है PSL सीज़न 8 के हवाले से। मुल्तान में आज ये मैदान सजने जा रहा है और वो भी लाहौर कलंदर दिफाई चैम्पियन और मुल्तान सुल्तान जो मेज़बान है। इस वक्त एजाज़ वसीम बाकरी मुल्तान में मौजूद हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत जोशो खरोश है मुल्तान में एजाज़, और दोनों टीम्स भी जो हैं वो आज मुकाबला करने जा रही हैं और इफ्तिताही तकरीब भी है। क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में? देखें, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि दोनों टीमों के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो गुज़श्ता रात मुल्तान पहुंच गए हैं। मुल्तान सुल्तान के साउथ अफ्रीकी सुपरस्टार डेविड मिलर, जिनको डेविड मिलर किलर कहा जाता है, वो भी गुज़श्ता रात पहुंचे हैं, और साथ वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन भी पहुंचे हैं। और लाहौर कलंदर को मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ एडिशंस में उनके लिए मैच विनिंग की हैसियत रखते हैं डेविड वीजा, वो भी पहुंच गए हैं। और वो सबसे बड़ा नाम है लाहौर कलंदर के जो ओवरसीज प्लेयर्स जिन्होंने कल रात टीम को ज्वाइन किया। इसके अलावा भी उनके 3 प्लेयर्स आ चुके हैं। सो जो ओवरसीज प्लेयर्स की स्ट्रेंथ थी वो भी टीमों की अब पूरी हो गई है। और इसके अलावा कल दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेने में अपना सानी नहीं रखते हैं, तो उनसे सवाल हुआ था कि रिजवान मेजबान भी हैं क्योंकि मुल्तान के अंदर ही पहला मैच हो रहा है, तो उनके लिए क्या हिकमत अमली है। तो शाहीन ने कहा कि वो बड़े बैट्समैन हैं, रिजवान ने कहा कि शाहीन बड़े बॉलर हैं। सो बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और फिर जैसे आपने बताया कि PSL की इफ्तिताही तकरीब के लिए जो तैयारियां पिछले 1 हफ्ते से यहाँ जारी थी, उसको भी फैंस एंजॉय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और फैंस की आमद का यहाँ सिलसिला जारी है। जी मुदस्सिर। अच्छा, हफीज के हवाले से खबरें आ रही थी कि कोयटा को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो क्या मामला है वो खबर दीजिएगा एजाज कि क्या हुआ है? देखिए, मोहम्मद हफीज ऐसे फैसले करते हैं कि सबको सरप्राइज कर देते हैं। एक निजी टीवी चैनल के साथ उन्होंने ये मुआहदा किया था कि वो बतौर एक्सपर्ट बैठेंगे। ठीक है, जाकी हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में आज जो है वो शानदार इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, फिर मैच होगा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का। तो PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन रात 11 बजे आप बोल की स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, जिसमें रमीज़ राजा, सकलैन मुश्ताक इसमें मौजूद होंगे, जमील फारूकी देंगे मेज़बानी के फ़राइज़। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।